हेलो एवरीवन। हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज हम थायराइड और पैराथायराइड नाम की दो अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। थायराइड और पैराथायराइड दो अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक साथ अध्ययन करने की जो वजह है वो ये है कि दोनों ग्रंथियां एक दूसरे के साथ संयोजित हैं, एक दूसरे के पास पाई जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे इनकी पोजीशन है। इसलिए थायराइड के साथ साथ ही हम पैराथायराइड ग्रंथि का भी अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, इस थायराइड ग्रंथि को हम या कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथि हो उसको हम 2 या 3 चरणों के अंदर बांटते हैं। सबसे पहले हम उसकी स्थिति देखते हैं, उसकी लोकेशन देखते हैं कि ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि उस ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि उस हार्मोन के क्या क्या काम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो है उसकी स्थिति क्या है, लोकेशन। थायराइड ग्रंथि की स्थिति या लोकेशन। थायराइड ग्रंथि मनुष्य के गले के अंदर पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो मनुष्य का जो गला है, जो कि हमने श्वसन तंत्र में आपको बताया था, ये मान लीजिए श्वास नली है। तो इस श्वास नली के दोनों तरफ ये एक फैली हुई ग्रंथि है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक बटरफ्लाई की तरह है, जिसको तितली कह सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पर लिखा होता है अंग्रेजी का जो एच होता है, एच के आकार की जैसी ग्रंथि पाई जाती है। ये इस प्रकार से देखिए, ये जो हमने लाल रंग की बनाई है, ये ग्रंथि जो है ये थायराइड ग्रंथि है, और ये हमारी श्वास नली के ऊपर पाई जाती है। तो थायराइड ग्रंथि मनुष्य के गले के अंदर पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि के अंदर 2 पालियां पाई जाती हैं, एक पाली इधर की तरफ, दूसरी पाली इधर की तरफ, और इन दोनों पालियों की वजह से जो इसकी स्ट्रक्चर है वो अंग्रेजी के एच की तरह दिखाई देती है। तो इन दोनों पालियों को जोड़ने के लिए बीच में ये जो संरचना पाई जा रही है, इसको हम कहते हैं इस्थमस। ये थायराइड ग्रंथि की एक पाली है, एक लोब जिसको कह सकते हैं आप लोब, और ये 2 लोब्स के बीच में ये जो संरचना है जो कि इन दोनों लोब्स को जोड़ती है, इसे हम कहते हैं इस्थमस। इंग्लिश में भी नाम इसका इस्थमस ही है, इस्थमस। और ये पूरी थायराइड ग्रंथि हमारी श्वास नली के पास या श्वास नली के ऊपर पाई जाती है, ट्रेकिया जिसे हम कहते हैं। ये इसकी लोकेशन है। तो हमने शुरुआत में बताया कि थायराइड ग्रंथि के साथ साथ हमें एक और ग्रंथि का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। तो पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है दरअसल इस थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही पाई जाती है। एक जो लोब है, एक जो पाली है थायराइड ग्रंथि की, उस एक पाली में 2 पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से पैराथायराइड ग्रंथियां जो है थायराइड ग्रंथियों के साथ संयोजित रहती हैं, उनके ऊपर ही पाई जाती है। इसीलिए थायराइड ग्रंथि के साथ पैराथायराइड ग्रंथि का अध्ययन हमें करना है। तो ये जो हमने बनाई, ये पैराथायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड। ये लोकेशन क्लियर होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि इन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो देख लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं डायग्राम को एक बार। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले थायराइड ग्रंथि का देखेंगे। थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं, उनके क्या काम है, उनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि के क्या काम है, या उससे निकलने वाले हार्मोन कौन से हैं। तो सबसे पहले थायराइड ग्रंथि देखते हैं। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वो 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से एक हार्मोन का नाम लगभग सभी जानते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। और थायराइड ग्रंथि से जो दूसरा हार्मोन निकलता है उसको हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन। थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सीटोनिन नाम के 2 हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। इनके नाम हम इंग्लिश में लिख देते हैं, थायरोक्सिन और दूसरा कैल्सीटोनिन।
इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये थायरोक्सिन हार्मोन भी आगे दो प्रकार का पाया जाता है। ज्यादातर जगह ये बात नहीं बताई जाती, लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये भी दो प्रकार का है, जिसे हम T3 और T4 में बांट सकते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन भी दो प्रकार का है, T3 और T4। T3 और T4 क्यों है कि ये जो T3 है वैसे इसका नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन और इसका नाम है टेट्रा आइडोथायरोनिन। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन नामक तत्व से मिलकर बनता है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन की मौजूदगी आवश्यक होती है, तो यह 3 आयोडीन के परमाणु से मिलकर बनता है, इसलिए इसका नाम T3 है। और जो T4 है इसमें आयोडीन के 4 परमाणु पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम T4 है। यानी कि इसमें आयोडीन कितने 3 परमाणु इसके अंदर पाए जाते हैं और इसके अंदर आयोडीन के 4 परमाणु पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम T3 और इसलिए इसका नाम T4। T का मतलब ट्राई आइडो, 3 का मतलब थायरोनिन और 4 का मतलब टेट्रा आइडोथायरोनिन। तो इसमें से T3 और T4 में से भी जो महत्वपूर्ण है या जो मुख्य रूप से हमारे शरीर में पाया जाता है वो T4 है। वास्तव में T4 हार्मोन ही थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है, क्योंकि इनका जो अनुपात है वो 1:14 है, यानी कि एक अनुपात की तुलना में 14 अनुपात T4 का पाया जाता है। जहाँ T3 का एक अणु है उसकी तुलना में T4 के 14 अणु पाए जाते हैं, इसलिए वास्तव में T4 को ही थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। और दूसरी तरफ कैल्सिटोनिन है। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इनका संयुक्त रूप से क्या क्या कार्य हैं हमारे शरीर के अंदर, वो अब हम एक एक करके देखेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन के हमारे शरीर में क्या क्या काम है। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम जो थायरोक्सिन का होता है वो होता है आधारीय उपापचयी क्रियाओं का नियमन। आधारीय उपापचयी क्रियाओं का नियमन, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट इसको बोलते हैं, BMR, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, आधारीय उपापचयी क्रियाएं। ये उपापचयी क्रिया क्या होती है, ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? दरअसल जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन के साथ 2 क्रियाएं घटित होती हैं, जिसमें से एक जो होती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है, दूसरी जो होती है डिस्ट्रक्टिव होती है। जिसमें से डिस्ट्रक्टिव जो है घटना या जो विनाशकारी घटना वो पहले घटती है और जो कंस्ट्रक्टिव है वो बाद में होती है। साधारण शब्दों में कैसे समझ सकते हैं हम, जो मेटाबॉलिज्म है, इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, मेटाबॉलिज्म, इस मेटाबॉलिज्म में वास्तव के अंदर 2 घटनाएं घटती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से मिलकर मेटाबॉलिज्म बनता है। इसको हम अपचय कहते हैं, इसको हम उपचय कहते हैं। कैटाबॉलिज्म को अपचय की घटना और एनाबॉलिज्म को उपचय की घटना। इस प्रकार अपचय और उपचय की घटनाएं मिलती हैं तो मेटाबॉलिज्म या उपापचय का जो काम है या उपापचय की जो घटना वो संपन्न होती है। तो देखिए, अब अपचय क्या होता है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया जाता है, उस घटना को हम कहते हैं अपचय या कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म क्या है, जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है या सरल अणुओं में टूट जाता है तो उसके पाचन के बाद जो ऊर्जा हमें मिलती है उस ऊर्जा बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म या उपचय की क्रिया कहते हैं। तो भोजन का टूटना और उससे भोजन का पचने के बाद ऊर्जा का निर्माण होना, ये दोनों क्रियाएं जब आपस में मिलती हैं तब हम उस सारी क्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो हमारे जो थायरोक्सिन हार्मोन है उस थायरोक्सिन हार्मोन का जो पहला इफेक्ट है वो इस BMR, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट के ऊपर पड़ता है। यदि हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का अनुपात एकदम सही है तो जो उपापचय की क्रिया है वो एकदम नियमित रूप से होती है, यानी कि भोजन कर जो हम करते हैं उसका पाचन सही होता है, उस पचे हुए भोजन से ऊर्जा का निर्माण भी सही प्रकार से होता है। यदि इस थायरोक्सिन हार्मोन का जो रेशो है, जो मात्रा है, जो कंसंट्रेशन है उसकी हमारे शरीर में कमी या अधिकता हो जाए तो फिर उसका जो पहला प्रभाव पड़ता है वो हमारी उपापचय की क्रियाओं के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा भी थायरोक्सिन हार्मोन के और कई महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट
वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन सब के रेगुलेशन के अंदर, इन सब के नियमन के अंदर भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि वसा का निर्माण सही हो, उसका पाचन सही हो, प्रोटीन का निर्माण सही हो, पाचन सही हो, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण शरीर में सही बने और उसका पाचन वगैरह सही हो, ये सब काम भी थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन के अलावा इन सब कामों के अलावा थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो संपन्न किया जाता है वो हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा का निर्माण, ऊष्मा या हीट जिसे कहते हैं। प्रत्येक शरीर का एक निश्चित तापमान होता है, प्रत्येक शरीर का जो जंतु है उसका जो शरीर है उस शरीर का एक निश्चित तापमान होता है। उस तापमान को बनाए रखने में भी इस थायरोक्सिन हार्मोन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे कि इंसानों के शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री होता है, तो उस शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखने के अंदर इस थायरोक्सिन हार्मोन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि इस थायरोक्सिन हार्मोन का जो बैलेंस है वो शरीर में बिगड़ जाए तो शरीर का जो तापमान है वो भी संतुलित नहीं रह पाता, वो भी कम ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ शीत निष्क्रियता, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सर्दी के अंदर निष्क्रिय होकर पड़े रहते हैं पूरी सर्दियों में, उसके बाद गर्मियों में इस बाहर निकलते हैं, उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता को हम हाइबरनेशन कहते हैं, हाइबरनेशन। तो जिन जंतुओं में हाइबरनेशन पाई जाती है उनकी हाइबरनेशन के अंदर या उस हाइबरनेशन के दौरान शरीर में ऊर्जा बनी रहे, या जो भोजन वो करके हाइबरनेशन में गए हैं वो हाइबरनेशन के दौरान उस भोजन से नियमित रूप से ऊर्जा बनती रहे और उस दौरान उनकी मृत्यु ना हो, वो जीवित बने रहे, वो काम भी थायरोक्सिन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि ध्रुवीय भालू है, सर्दियां शुरू होने से पहले वो निश्चित मात्रा में खूब भरपूर मात्रा में भोजन करता है और उसके बाद हाइबरनेशन में चला जाता है। उसके बाद 3-4 महीने बाद वो उस गुफा से बाहर निकलता है, तो उन 3-4 महीनों तक वो जीवित रहे, उस पचे हुए भोजन से उसके अंदर लगातार ऊर्जा बनती रहे, वो काम किसके द्वारा तय होता है? थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा तय होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, ये हमारी मांसपेशियों के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। मांसपेशियों का निर्माण, मसल बिल्डअप। यदि थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में नहीं होगा तो उससे मांसपेशियों का निर्माण भी सही रूप से नहीं हो पाएगा। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन के महत्वपूर्ण कार्य हैं। और यदि हम इनकी कमियों की बात करें कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन कौन से शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं, वो हम इनको देखकर ही बता सकते हैं। यदि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होगा तो आधारी उपापचय क्रिया डिस्टर्ब हो जाएंगी। यदि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होगा तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का नियमन नहीं हो पाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होगा तो शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित नहीं रह पाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से जंतुओं में शीत निष्क्रियता नहीं हो पाएगी। अपने थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से मांसपेशियों का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये सारे जो कमियां हैं वो इनको देखकर बताया जा सकता है। लेकिन थायरोक्सिन में क्योंकि मुख्य रूप से एक आयोडीन नाम का तत्व पाया जाता है, मैंने आपको बताया, यदि उस आयोडीन की कमी हो जाए तो ये जो थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में फूल कर बड़ी हो जाती है और गले के अंदर इस प्रकार से गांठ सी बन जाती है। उस अवस्था को हम कहते हैं गलगंड, यानी गले के अंदर गांठ का निर्माण हो जाना, गोइटर जिसको हम कहते हैं। तो इसकी कमी से जो, यहीं पर लिख देता हूं मैं, कमी से जो रोग होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो सबसे महत्वपूर्ण रोग है उसका नाम है गलगंड या गोइटर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस प्रकार से ये सब थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य हैं, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो ये सब बातें मुझे आशा है समझ में आई होगी। उसके बाद जो दूसरा है कैल्सिटोनिन। अब हम कैल्सिटोनिन के बारे में देखेंगे कि कैल्सिटोनिन का क्या काम है। ये मैं मिटा देता हूं। कैल्सिटोनिन का कोई बहुत ज्यादा या बहुत लंबे चौड़े काम नहीं है। कैल्सिटोनिन का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि ये रक्त के अंदर, रक्त में कैल्शियम आयनों की सांद्रता को, Ca+2 जो आयन है, कैल्शियम आयन है, रक्त में कैल्शियम आयनों की सांद्रता के अंदर कमी लाने का काम करता है। रुधिर में कैल्शियम आयनों की सांद्रता जरूरत से ज्यादा ना हो, ये कैल्शियम आयनों की सांद्रता कम बनी रहे, ये काम किसका है? कैल्सिटोनिन का है। और कैल्सिटोनिन का काम जो अगली ग्रंथि हम करेंगे, पैराथायराइड ग्रंथि, उस पैराथायराइड ग्रंथि के ठीक उल्टा है। उसका काम क्या है? रुधिर के अंदर कैल्शियम की आयनों की सांद्रता को बढ़ाए रखना।
वो उसका काम है। तो कैल्सिटोनिन का काम बिल्कुल उसका उल्टा है कि रुधिर में कैल्शियम आयनों की सांद्रता को कम करके रखना कैल्सिटोनिन का काम है। और ये काम ये कितने प्रकार से करता है या किन किन रूपों में करता है? दो क्रियाएं मुख्य रूप से इसके द्वारा होती हैं, यानी कि दो काम ऐसे हैं जिसकी सहायता से रुधिर में कैल्शियम की सांद्रता को कम किया जा सकता है, और वो ये काम कैल्सिटोनिन करता है। कैसे करता है कि जो हमारी हड्डियां हैं, हमारी जो अस्थियां हैं, उसमें कैल्शियम के जमाव को ये कम करता है। कैल्शियम का जमाव कम करना, हमारी अस्थियों में कैल्शियम के जमाव को ये कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं, जो अस्थियां हैं, वो भंगुर हो जाती हैं और जल्दी टूट सकती हैं, या छोटी सी घटना घटने पर भी उस हड्डी में फ्रैक्चर आ सकता है यदि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो तो। क्योंकि ये क्या करेगा, हमारे शरीर से सारे कैल्शियम को बाहर निकाल देगा या हड्डियों में उसका जमाव कम कर देगा। दूसरा काम ये किस प्रकार से शरीर में या रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है? हमने आपको जब उत्सर्जन तंत्र बताया था तब उसमें नेफ्रॉन की संरचना बताई थी, और उसमें ये बताया था कि जितने भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो रुधिर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और बाकी जो बचा हुआ पदार्थ है वो यूरिन के साथ शरीर से निकाल दिया जाता है। तो कैल्सिटोनिन उन नेफ्रॉन्स को उत्तेजित करता है, उनको प्रेरित करता है कि वो अपने अंदर कैल्शियम की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा सोखे, ताकि रुधिर के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो सके, और रुधिर के साथ यूरिन के साथ कैल्शियम शरीर के साथ बाहर त्याग दिया जाता है। यानी कि यूरिन के साथ या मूत्र के साथ, मूत्र कह दीजिए या यूरिन कह दीजिए, यूरिन के साथ या फिर मूत्र के साथ कैल्शियम को भी शरीर से बाहर निकलने का काम कैल्सिटोनिन करता है। यदि कैल्सिटोनिन की मात्रा शरीर में जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, इसका काम है रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कम करना। तो यदि कैल्सिटोनिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो रुधिर में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, और उस रोग को हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो यानी कमी, कैल्शियम मतलब कैल्शियम की रुधिर में जरूरत से ज्यादा कमी आ जाएगी, तो उस रोग को हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। तो इस प्रकार से हमने अभी तक थायराइड ग्रंथि पढ़ी। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकले, थायरोक्सिन हार्मोन की जो काम है वो हमने देखा, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो होने वाला रोग है वो हमने देखा, कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या काम है और उसकी कमी से क्या हो सकता है, उसकी अधिकता से क्या होता है, ये हमने देखा। अब इसके साथ जो थोड़ा सा बचा है हमारा एक और पोर्शन पैराथायराइड ग्रंथि का, वो हम देख लेते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा या लंबा चौड़ा काम नहीं है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। पैराथायराइड ग्रंथि कैल्सिटोनिन के बिल्कुल विपरीत काम करती है। तो जो काम कैल्सिटोनिन करता है उसके ठीक विपरीत काम पैराथायराइड कर देगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको हम पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं, PTH, पैराथायराइड हार्मोन, या कभी कभी इसको पैराथार्मोन भी कह देते हैं। पैराथार्मोन कह दीजिए, पैराथायराइड हार्मोन कह दीजिए। इसका कार्य क्या है? कार्य भी आपको हमने बताया। पैराथायराइड हार्मोन का काम है रुधिर में कैल्शियम आयनों की सांद्रता को बढ़ाना। इसका जो काम है रुधिर में कैल्शियम आयनों की सांद्रता को बढ़ाना, कि रुधिर में कैल्शियम की जो कमी है वो ना हो जाए, उसका जो ध्यान रखना है, वो काम किसका है? पैराथायराइड ग्रंथि का है। तो इसका काम कैसे करता है पैराथार्मोन? जो दो काम कैल्सिटोनिन करता है उसके ठीक विपरीत काम करता है। ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, विपरीत क्रिया करने वाले हार्मोन है। हमारी अस्थियों में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम का जमाव हो सके, इसके लिए पैराथार्मोन जिम्मेदार है। हमारी जो मूत्रवाहिनियां हैं, जो नेफ्रॉन्स हैं, उसके साथ या यूरिन के साथ कहीं ज़्यादा कैल्शियम ना निकल जाए, उसके लिए रुधिर में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाए, वो जिम्मेदारी किसकी है? पैराथार्मोन की है। तो यदि
पैराथार्मोन शरीर में नहीं होगा तो कैल्सिटोनिन ज़्यादा प्रभावी होगा और उसकी वजह से कैल्शियम आयन अधिक से अधिक शरीर से बाहर निकलेगा। यदि पैराथार्मोन की मात्रा सही होगी या संतुलित होगी तो हमारे हृदय के अंदर कैल्शियम आयनों की जो सांद्रता है वो भी बनी रहेगी। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि दोनों के बारे में पढ़ा है। हालांकि ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको और ज़्यादा विस्तार से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर उससे क्या है कि हमारी वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो हमने शॉर्ट में आसान तरीके से साधारण शब्दों में बताने का प्रयास किया है कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन से हार्मोन का क्या काम है और उनकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, उनकी अधिकता से कौन सी परेशानियाँ हो सकती हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार के हमारे जो वीडियोज़ हैं ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और आने वाले जो हमारे वीडियो होंगे उसके अंदर हम कुछ और अंतःस्रावी ग्रंथियों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका थैंक यू वेरी मच और देखते रहिए हमारे इस चैनल को।